ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगे है। माध्यम के कंपन करने की दिशा के आधार पर ये तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ये हम पहले आप डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परास के आधार पर वर्गीकरण। आवृत्ति परास के आधार पर ध्वनि तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक श्रव्य तरंगे, नंबर दो अवश्रव्य तरंगे और नंबर तीन पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगें वे तरंगें कहलाती है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति वाली होती है, या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को हम श्रव्य तरंगें कहते हैं। ये तरंगें ये हमारे कान कान सुन सकते हैं। इन तरंगों को श्रव्य तरंगें जो है, श्रव्य मीन्स सुनना, इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। ये निम्नतम तथा उच्चतम आवृत्ति की श्रव्यता की सीमाएं कहलाती हैं। निम्नतम और उच्चतम आवृत्ति की आवृत्तियों की श्रव्यता की सीमाएं हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कंपित वायु स्तंभ, स्वरित्र द्विभुज, वायलिन आदि से उत्पन्न जो तरंगें होती हैं वो श्रव्य तरंगों के उदाहरण हैं। दूसरा है अवश्रव्य तरंगें। अवश्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली जो तरंगें होती हैं उन्हें हम कहते हैं अवश्रव्य तरंगें। जैसे ये तरंगें भूकंप के समय, ज्वालामुखी विस्फोट व व्हेल आदि जैसे प्राणियों में उत्पन्न होती हैं। अगर हम अवश्रव्य ध्वनि को सुन पाते तो लोलक के कंपनों तथा किसी मक्खी के पंखों के कंपनों को भी सुन पाते। कुछ जानवर जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, मछली भूकंप आने से पहले वो संकेत वो सुन सकते हैं अवश्रव्य तरंगों को। छोटा बच्चा, 2-2.5 साल का बच्चा भी इन तरंगों को सुन सकता है, बताते हैं। ये जो जानवर हैं, जैसे गोठों पाले हुए हमारे जानवर हैं, भूकंप आने के संकेत या तो कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है, या फिर कुत्ता भौंकने लग जाता है, बिल्ली अपना जो म्याऊ म्याऊ करना शुरू कर देती है। और जापान में ये जो पॉट में मछली पालते हैं, वो लोग जापान वाले मछली पालते हैं क्योंकि मछली भूकंप आने से पहले उछल कूद करना शुरू कर देते हैं ताकि वो जापान वालों को पता चल सके कि भूकंप आने वाला है। जो भी वो कार्य कर रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देते हैं। तो इस प्रकार से अवश्रव्य तरंगें कार्य करते हैं। और अब है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे, इन्हें पराध्वनि भी कहते हैं। इनकी जो आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इनके उदाहरण जैसे चमगादड़ जो है पराश्रव्य ध्वनि को या पराध्वनि को उत्पन्न करता है। और वो क्या करता है, जैसे रात के समय जब अपने भोजन की तलाश में निकलता है तो उससे क्या होते हैं, वो पराध्वनि उत्पन्न करता है। सामने अगर दीवार लग रही है तो वहां से तरंगे परावर्तित होकर वापस आ जाती है और संसूचक के द्वारा चमगादड़ को पता चल जाता है कि आगे दीवार है और अपना रास्ता बदल दो। या फिर कोई कीट सलभ है तो उसका भी पता चल जाता है और कीट सलभ जो है उसको अपना भोजन बना लेता है। इस प्रकार से जैसे कुछ चूहों के बारे में भी कहते हैं, कुछ इस प्रकार की तरंगे, पराश्रवी तरंगे उत्पन्न करके कुछ वो अपना खेल खेलते हैं। इस प्रकार का कुछ खेल खेलते हैं। जैसे कोई सलभ है, सलभ जैसे चमगादड़ का शिकार होता है, वो भी जो है चमगादड़ की चींची की ध्वनि सुन सकते हैं। चमगादड़ की चींची की ध्वनि को सुनकर अपने आप को बचा लेते हैं चमगादड़ से। इस प्रकार से जैसे बिल्लियां, कुत्ते, पौरकोई जैसे कुछ प्राणी इस प्रकार की श्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं। और जैसे अब है पराध्वनि के अनुप्रयोग। वही पराध्वनि पराश्रव्य तरंग। पराध्वनि के अनुप्रयोग जैसे आंतरिक, हमारे मानव शरीर के आंतरिक भाग हैं, यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त करके संसूचक की मदद से हम किसी अंग की असामान्यताओं का पता लगा सकते हैं। गुर्दे में पथरी है या ट्यूमर है उसका पता लगा सकते हैं। जैसे भ्रूण में, किसी माँ के भ्रूण में गर्भ में भ्रूण पल रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसमें कोई विकृति तो नहीं है या फिर उसमें कोई कमी है, तो माँ को एक्स्ट्रा डाइट देके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से अनियमितताओं का पता लगाने के लिए हम पराध्वनि का उपयोग करते हैं।
दूसरा उपयोग, अगर किडनी में आपकी पथरी है तो उसमें पराश्रवी तरंगों को भेजा जाता है और पथरी को तोड़ दिया जाता है, और पथरी के जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं वो यूरिन के द्वारा धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। और तीसरा, अगर हम इसका पराध्वनि का अनुप्रयोग देखें तो जो हमारे हार्ट है, हृदय है, हृदय में विभिन्न भागों से ये जो पराध्वनि तरंगे हैं उन्हें परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब लिया जाता है। इस तकनीक को हम ईसीजी करके आगे कहते हैं बहुत सारे लोग, इको कार्डियोग्राफी इसे कहते हैं। तो इस तकनीक को हम ईसीजी कहते हैं। इस प्रकार से भी हम हृदय में जो भी अगर सामान्यतः है हृदय संबंधी कोई बीमारी है तो ईसीजी करके पता लगा सकते हैं। और पराध्वनि का उपयोग हम जैसे कलपुर्जे हैं, उस प्रकार के कलपुर्जे की साफ सफाई करने में, जो कोई सर्पिलाकार नली हो या फिर कोई विषम आकार वाली नली हो, तो उनको हम क्या करते हैं, एक मार्जिनिक सॉल्यूशन में रखते हैं और उन सॉल्यूशंस में हम पराध्वनि को भेजते हैं और सॉल्यूशन में पराध्वनि को भेजते हैं, जिस जो भी उसमें गंदगी है वो बाहर निकल आती है। और इस प्रकार से धूल, चिकनाई और गंदगी के कण जो है उच्च आवृत्ति के कारण बाहर निकल के गिर जाते हैं और जो हमारे जो कलपुर्जे हैं वो साफ हो जाते हैं। अब है जो पीड़ाग्रस्त जोड़ों को ठीक करने हेतु मानसिक रोगियों के मस्तिष्क में इन तरंगों को भेजकर उपचार किया जा सकता है और परिणाम बहुत अच्छे निकल आते हैं। फोटोग्राफी फिल्मों को निर्मित करने के लिए भी हम इन पराध्वनियों का उपयोग करते हैं। अब है सोनार की कार्यविधि भी हमारे इसमें है। तो सोनार समुद्र आदि की गहराई नापने, पानी के अंदर पनडुब्बी, मछली, चट्टानों, घाटियों, हिमशैल, डूबे जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और एक पराध्वनि का उपयोग है, जैसे हमारे वहां बहुत बड़ा हमने पुल बना दिया है या फिर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी है, उसमें कोई फॉल्ट आ गया, अब हम उस बिल्डिंग को गिराएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, पुलिया गिराएंगे तो नुकसान हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, पराध्वनि जो होता है जो होती है पराश्रवी तरंगों को हम भेजते हैं और वो जहां पर जिस दूरी पर फॉल्ट है वहां तक पहुंच के संसूचक की मदद से इस प्रकार से वो परावर्तित हो जाते हैं और बताते हैं कि इतनी दूरी पर यहाँ पर इस दिशा में फॉल्ट है। इस प्रकार से उसके फॉल्ट का हम पता लगा लेते हैं और जहां पर भी है उसे वहीं पर हम उसको सुधार लेते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे जो सोनार है, सोनार का इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जैसे हमने बताया ये पराध्वनि, जैसे यहाँ पे इस सोनार को किसी जहाज में या नाव में फिट कर दिया जाता है। ये सोनार एक यंत्र है, तो इसमें ये प्रेषित ट्रांसमीटर लगा होता है। यहाँ से हम कोई अगर हमारा जहाज डूबा है, पनडुब्बी डूबी है, मछली या किसी भी हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है और ये सब पता लगाने के लिए कितनी गहराई पर है, तो ये हम यहाँ से हम क्या कहते हैं भेजते हैं पराध्वनियों को। तो वहां पर अगर जितनी दूरी में है वह वापस आके पराश्रवी तरंगे यहाँ पर वापस आ जाती है और संसूचक की मदद से हम ये विद्युत संकेतों में बदल जाता है। इसकी रीडिंग पता कर लेते हैं, यहाँ पर रीडिंग आ जाती है कितने समय के अंतराल में वो आया और उसकी रीडिंग क्या है यहाँ पर वो पता लगा लेते हैं। और हम इस प्रकार से ये पानी की सतह बता रखी है, यहाँ पर हमारा कोई जहाज में ये सोनार यंत्र लगा रखा है तो हम संसूचक की मदद से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से सोनार कार्य करता है। और अगला है, अब है मानव कान के श्रवण भाग। अब मानव कान क्या है, ये जो होता है जो श्रवण भाग होते हैं मानव कान में, कैसे हम सुन सकते हैं, संवेदना क्या है, ये जो इसमें 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतः कर्ण। बाह्य कर्ण में क्या होता है, एक बाह्य कर्ण पल्लव होता है, इसे कर्ण पल्लव कहते हैं। यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका, ये एक श्रवण नलिका है, इससे गुजरती है। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपट्ट कहते हैं। ये पतली झिल्ली है, इसे कर्णपट्ट कहते हैं। जब माध्यम के संपीड़न कर्णपट तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्णपट को अंदर की ओर दबाता है।
कर्णपटा को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विलन के पहुंचने पर कर्णपटा बाहर की ओर गति करते हैं। विलन के अगर पहुंचते हैं तो कर्णपटा जो है बाहर की ओर गति करते हैं। इस प्रकार कर्णपटा कंपन करता है। मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां मुदरक, निहाई तथा मुगदरक, निहाई तथा वल्यक। मुगदरक, निहाई और वल्यक जो होते हैं ये मध्य कर्ण में होती हैं और इन कंपनों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कंपन आती हैं उनको कई गुना बढ़ा देती है। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित करता है। दाब परिवर्तनों को जो आंतरिक कर्ण है यहाँ तक संचरित करता है। आंतरिक कर्ण में ये कर्णावर्त द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। इस प्रकार से हम सुन सकते हैं। तो इस प्रकार संपीड़न और विलन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कर्ण पल्लव जो है इनको चारों तरफ से जो है ध्वनि को एकत्रित करके ये मध्य कर्ण में भेज के और फिर यहाँ पर जो 3 भाग है इसके मुगदरक, निहाई, वल्यक, इसमें आगे को भेजते हैं। यहाँ से जो आंतरिक कर्ण में भेज दिया जाता है, यहाँ से मस्तिष्क में भेज दिया जाता है और मस्तिष्क क्या करता है इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। इस प्रकार मानव कर्ण के ये 3 श्रवण भाग हैं। इसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य आंकिक प्रश्न आपके लिए हमने यहाँ इसमें बना रखे हैं, ये आपके लिए भेज दिए जाएंगे। आंकिक प्रश्न जैसे ये प्रश्न है पहला, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। वहां पर जब हम पढ़ा रहे थे वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य, उसमें संबंध हमने बताया v इक्वल टू म्यू लैम्डा। v इक्वल टू म्यू न्यू लैम्डा। लैम्डा मीन्स बताया था तरंगदैर्ध्य, दूरी तरंग की, और v उसका वेग और जो है ये न्यू क्या है आवृत्ति है। तो इस प्रकार से यह संबंध है उसका, इस प्रकार से जब आपका आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप बना सकेंगे। दूसरा है किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकेंड है। तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। जो सबसे पहले आप मान में रख देंगे तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा की आपको गणना करनी है। और सूत्र आपको पता है, सूत्र जो ऊपर हमने लिखा है v इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो अब हमने मान में रख दिया, हम मान में रखेंगे जैसे आवृत्ति है तो हम क्या करेंगे म्यू इक्वल टू 220 हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक बताया था आप लोगों को, और वेग कितना है इसका 440 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हमको सूत्र पता है। तो अब हमें निकालना है लैम्डा। तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा है तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पक्षांतर करना आता है, लैम्डा इक्वल टू v अपॉन न्यू। तो v कितना है हमारा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन न्यू। तो v कितना है हमारा 440 और न्यू कितना है 220। आप इसको सॉल्व कर देंगे या फिर सीधे आप 2 से भी कर सकते हैं। 22 2 जा 24 होता है। तो लैम्डा हमारा कितना निकल आया 2 मीटर। ऐसे आंसर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन छोटे छोटे स्टेप लगा के आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर करेंगे, ये है जैसे किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा। तो हम इसको फिर हम मान में रख देंगे। समय अंतराल का मतलब मैंने आवर्तकाल आपको बताया था, आवर्तकाल थी ध्वनि तरंग का। तो t हमें निकालना है, जो निकालना है हम सीधे लिख देंगे। फिर हमें सूत्र भी याद आने लगेंगे। और फिर म्यू कितना है हमारा, म्यू हमारा 500 हर्ट्ज है। कितना है 500 हर्ट्ज। तो हमें जो निकालना है बस, तो हमने एक सूत्र पढ़ा था आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध।
आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में आवृत्ति न्यू बराबर 1/t ऐसे भी पढ़ा था, या t बराबर 1/न्यू, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू न्यू कितना है 1/500। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.002 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो सूत्र हमने आपको बता रखा है। ऐसे ही आप अन्य जो क्वेश्चन हमने कुछ और यहाँ पर करके हमने आप लोगों के लिए हम सेंड कर देंगे। तो ये आप इस तरह से कोई क्वेश्चन आप बना सकते हैं।